नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बरेली से, जहां से खबर सामने आ रही है कि एक तरफ योगी सरकार पर्यावरण को बचाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ पेड़ों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी वन मंत्री की छात्र छाया में आरएस इंफ्रा जयपुर की कंपनी पर्यावरण का सफाया करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि डीएफओ और रेंजर ने मोटी रकम वसूली और इसी की एवज में पेड़ों को क्षति पहुंचाई जा रही है। साथ ही कंपनी वालों का यह भी कहना है कि हमने डीएफओ और रेंजर को मुंहमांगी रकम दी है और कैसे रोक देंगे काम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और अब क्या अपडेट इसमें सामने आ रही है? जी देखिए, थाना इज्जत नगर क्षेत्र का मामला है, जहां पर बैरियर 2 चौकी है। उसके सामने जो है एक कंपनी है, आरएस इंफ्रा जयपुर की कंपनी है। उन्होंने जो टेंडर लिया हुआ है, लेकिन वो जो है बगैर मानक के उस पेड़ की खुदाई जो कर रही है पाइप डालने के लिए, इसके लिए कई विभाग से जो है परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे पीडब्ल्यूडी है और जो है और आपका जो वन विभाग है, तो कोई परमिशन मिली उनके पास। मैंने जब कहा उनसे, मैंने आप अगर परमिशन है तो दिखा दीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि जो इस तरीका से काम हो रहा है, लेकिन पेड़ों को क्षति पहुंचा रही है। देखिए, आज पर्यावरण दिवस भी है, लोग सारे लगे हुए हैं पेड़ों को बचाने में, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी जो है पेड़ों की जो है जड़ों को खोखला कर रही है। और यहीं के पर्यावरण मंत्री भी यहीं के हैं, अरुण कुमार जी। लेकिन जब रेंजर से इसकी बात की तो रेंजर का कहना है कि वो हमारे साड़ू लगते हैं या रिश्तेदार लगते हैं। इस तरह का ये लोग वार्ता कर रहे हैं। डीएफओ से बात की तो डीएफओ साहब कह रहे हैं कि जो है हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, संज्ञान में आते कार्रवाई करने के लिए। ये 2 दिन पहली बात है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल एक मशीन चल रही थी। भूपेंद्र, इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर वृक्षों को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, और इसको लेकर के अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई जा सकी। और जैसे कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का भी मामला उजागर हो रहा है, तो क्या उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई सामने आई है? नहीं, देखिए, कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। और ये लोग जो है डीएफओ और रेंजर जो है मिले हुए हैं, मोटी रकम वसूल की है इन्होंने, इसीलिए जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो है हम लोगों की बात के लिए टाल मटोल कर देते कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल। जी रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर पर्यावरण के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं और इस दौरान वनों की कटाई की जा रही है। और इसी के साथ ही डीएफओ पर भी गंभीर आरोप यहाँ लगाए गए कि रिश्वत की वसूली की गई है। और उसी के बाद मिली भगत से एक इंफ्रा कंपनी और सरकारी अधिकारियों के बीच मिली भगत सामने आई, जिसके चलते पेड़ों की अवैध तरीके से कटान की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, घटनास्थल की हैं, जहां से पेड़ों की कटान की जा रही है और यहाँ पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है। और लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां देर रात को जिला कारागार में धर्मेंद्र नाम के कैदी की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन लखीमपुर पहुंचे और सबसे पहले एसपी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान मृतक के परिजन अस्पताल को पहुंचे और यहां पर मोर्चरी में पहुंचे, जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से धर्मेंद्र की मौत हो गई है। बताया भी जा रहा है कि परिजनों की मांग है कि आरोपी प्रभारी और पुलिस के खिलाफ जांच करने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं जिला अस्पताल की मोर्चरी में सदर नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल परिजनों द्वारा किए जा रहे हंगामे को शांत करने के प्रयास में जुटे हैं। यहाँ पिटाई तो वहाँ गोला में थे, गोला थाने में। जी सर, और यहाँ पे मौत हुई है, अस्पताल में बोलने थे। नहीं, ये थे कहाँ, अभी कहाँ थे, कहाँ मौत हुई है इनकी? मौत तो यहाँ हुई है, जेल में। जेल में हुई है? अच्छा, जो कल शाम रात में हुई है? जी सर, मेरे पास फोन गया था 11 साढ़े 11 बजे के सामने। अच्छा, ये बताइए कि क्या आरोप है? आप लोगों ने घेराव भी किया एसपी बंगले का, एसपी आवास का, उसके बाद आप मोर्चरी में भी घेराव कर रहे हैं, अधिकारी मौजूद। हमको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या आपका क्या आरोप क्या है? आरोप सर जी इसको ले गए थे। क्यों बंद किया था इनको? गोला थाना पुलिस ने क्यों बंद किया था? अरे सर जी, एक इसका दोस्त था, उसी के चक्कर में, गौ कसी के चक्कर में इसको ले गए थे। ठीक है। की गाय काट रहा है। किस तारीख को ले गए थे? 30 तारीख को ले गए। ठीक है। फिर इसको सर जी शाम को पकड़ के ले गए, बोल जाते हैं
कि आओ हम लोग मिलने गए उसको, तो उससे बोला, हम लोगों से बोला, हमसे भाभी से बोला कि 40,000 रुपया देंगे तो आपको छोड़ देंगे हम इसको, तुम्हारे भाई को। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 40,000 रुपया नहीं है। किसने मांगे थे 40,000 रुपये? विवेक कुमार, विवेक उपाध्यक्ष हैं वो। इनकी यहाँ मौत ही है भाई, हमारे वहाँ बहुत हो गया। कहाँ मौत हुई है? जेल में? जेल। आज जो कल रात मौत हुई थी? रात में 11 बजे। अच्छा। कब इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? कब गिरफ्तार किया गया था? घर लेटे रहे। हाँ। तो पुलिस वाले पहुँच गए थे, 3 झापड़ मारे। कब की बात है ये? यार 30 तारीख 30 तारीख को। कौन पकड़ लिया गया था? गोला थाना पुलिस पकड़ ले गए। अच्छा, गोला थाने वाले। ठीक है, ठीक है। तो फिर मारे 3 झापड़ हम कर मार चुका है। हाँ। जो मारे तो साली गाली मत दीजिए, ऐसी बताइए। हाँ हाँ। तो उनके नाम का लग जाओ, तो उनके हाथ ऐसे बांध लें और कपड़ा पहन लेना, तो ऐसे हाथ बांधने पकड़े लिए ले गए। हाँ, फिर हम छोटे वाले थे, रात में गया हम 6 बजे था। और खबर अब फतेहपुर से है, जहां पर शहीद स्मारक बावनी इमली खजुहा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षक पौधारोपण किया जा रहा है और समाज सेवी और वन विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। जानकारी के मुताबिक युवा विकास समिति के प्रवक्ता ने नेतृत्व में ये पौधारोपण किया गया, जहां क्षेत्रीय वन दारोगा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। संतुलित वातावरण के लिए पौधे रोपित करना बहुत जरूरी है। आज यह अवसर है कि हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि प्राणवायु को बचाने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए और अच्छे वातावरण में हम जिएं, इसके लिए पौधे जरूर लगाएं और पौधे लगाने से ज़्यादा उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लें और उनकी अच्छे से देखभाल करें। धरा की हरितिमा को, उसके सौंदर्य को बचाए रखने के लिए पौधे रोपित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये श्रृंगार है पृथ्वी का और इससे धरती की खूबसूरती तो बढ़ती है, साथ में हमको स्वच्छ वातावरण प्राप्त होता है। इसलिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं लगाना। आज शहीद स्मारक बावनी इमली खजुहा में हम सब लोग मनाया जा रहा है और हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए, पृथ्वी को हरा भरा बनाया जाए। ये मेरा कहना है। मनाया जा रहा है और हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए, पृथ्वी को हरा भरा बनाया जाए। ये मेरा कहना है। मनाया जा रहा है और हम सबसे और अब आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर देहात के माथी में बने अमूल डेयरी प्लांट का है। यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची अधिकारी ने वृक्षारोपण किया और लोगों को संदेश दिया है। ये पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और बता दें कि इस कार्यक्रम में अमूल डेयरी प्लांट के जनरल मैनेजर अमरीश दुबे भी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस है, किस तरीके से? देखिए, आज 5 जून है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस का भी अवसर है, तो 2 शुभ अवसर एक साथ हैं। साथ ही लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत ऑर्गेनाइज करी जा रही है। उसी के तहत जो अभियान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर शंकरी का पौधा लगेगा, तो कानपुर देहात की 618 ग्राम पंचायतों में हर शंकरी के 3 वृक्ष, जिसमें पीपल, बरगद और पाकड़ के वृक्ष होते हैं, जो स्वयं देवों का स्वरूप होते हैं, उनका आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। और महाराजगंज से खबर सामने आ रही है, जहां सिलवासा पुलिस चौकी के पास कार की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से कार खाई में जा गिरी है। कार सवार चालक कार की स्टीयरिंग फेल होने के हादसे से बाल बाल बचा। साथ ही वाहन चालक के मुताबिक वो रायबरेली से महाराजगंज के लिए जा रहा था। इसी दौरान अचानक से फुलवासा पुलिस चौकी से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही यह हादसा हुआ, जहां बताया जा रहा है कि कार की स्टीयरिंग फेल हो गई थी। इसी के कारण कार चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया और कार खाई में जा गिरी है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कार चालक को हल्की खरोंच आई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्टीयरिंग फेल हो गई। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? रायबरेली से। तो कैसे खाई में चली गई गाड़ी आपकी? स्टीयरिंग फेल होने के कारण चली गई। तो आपको चोट वोट कहीं आई? हाँ, बस ये आई है इतनी। कैसे हुआ यह हादसा? स्टीयरिंग फेल हो गई। और
और इस बीच कोरोना महामारी से जूझ रहे उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से इसे प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण रविवार तड़के ही कर दिया गया। इस मिसाइल के पथ पर दक्षिण कोरियाई सेना ने नजर बनाए रखी और साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन अपने देश के हथियार विकास कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि नया हथियार उत्तर कोरिया के परमाणु युद्ध की क्षमताओं को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। इस बीच दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में एक और अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये मिसाइल जापान सागर से होती हुई गई है और कुछ दिन पहले ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरिया को ये चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया जल्द ही 7वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। हालांकि पिछले महीने ही उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलों के परीक्षण कर तहलका मचा दिया। इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 17 भी शामिल थी। तो ये रुक करेंगे अगली खबर की ओर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर पीपीई किट मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसी के बाद असम के सीएम इसे लेकर अपनी सफाई पेश करते हुए सिसोदिया पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे कागजात मत दिखाइए, हिम्मत है तो पूरी बात बताइए। और भ्रष्टाचार के जो ये मामले हैं, इन आरोपों पर उन्होंने अपनी पत्नी का भी बचाव किया और मनीष सिसोदिया को आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करने की भी चेतावनी दी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब देश भीषण कोरोना महामारी का सामना कर रहा था, तब असम के पास मुश्किल से कोई पीपीई किट हो सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी कोरोना महामारी के दौरान सरकार को सैकड़ों किट मुफ्त में दान किए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें याद है कि दिल्ली में असम के एक कोरोना पीड़ित का शव लेने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ा था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने ट्वीट भी किया और कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश सबसे भीषण महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट हो। मेरी पत्नी ने आगे आने वाले और अन्य जीवन बचाने के लिए सरकार को लगभग 1500 पीपीई किट मुफ्त में दान करने का साहस किया था। उन्होंने इसके लिए 1 पैसा भी नहीं लिया। और उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि सिसोदिया उपदेश देना बंद करें, आप जल्द ही आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बवाल मच गया है। हरियाणा कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता इन दिनों एक दूसरे पर बार पलटवार करने में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में शनिवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने यहां पर कहा कि जिनकी अंतरात्मा पार्टी के साथ नहीं है, उनको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। तो वहीं बिश्नोई ने खुद को जनजात कांग्रेसी बताकर हुड्डा पर पलटवार कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा बीजेपी ईडी के चरणों में गिरी हुई है या गिरवी है, वो भी अंतरात्मा की बात करते हैं। तो वहीं हुड्डा का कहा कि जिस आदमी ने G23 बनाकर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी की अंतरात्मा ईडी और बीजेपी के चरणों में गिरवी पड़ी है, वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस दिन आदमी के कपड़ों पर पिछले राज्यसभा चुनाव के शाही के कांड के धब्बे पड़े हैं, वो अंतरात्मा की बात करता है। और हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ कार में हुए गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 3 आरोपी नाबालिग बताए गए और अब इस पूरे गैंगरेप के मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल बीजेपी के विधायक रघुनंदन राव ने एक वीडियो क्लिप और तस्वीर को जारी करते हुए आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में AIMIM के विधायक का बेटा शामिल है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में एक नाबालिग आरोपी को क्लीन चिट दे दी और ये आरोपी AIMIM के विधायक का बेटा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कई सबूत हैं जो साफ दर्शाते हैं कि इस पूरे गैंगरेप के मामले में AIMIM के विधायक का बेटा शामिल रहा। और अब सवाल ये कि पुलिस ने विधायक के बेटे का नाम आरोपी के रूप में क्यों नहीं लिखा, विधायक के बेटे को आखिर क्यों छोड़ दिया गया। तो वहीं राव का यह भी कहना है कि उनके पास इस विधायक के खिलाफ और भी कई सबूत हैं। बता दें कि राव ने ये वीडियो और तस्वीरें उस वक्त साझा की जब पुलिस ने इस तरह के आरोपियों को और आरोपों को गलत साबित किया।
पुलिस ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें AIMIM विधायक का बेटा शामिल नहीं है। और इस बीच कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पार्टी संयोजक और CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। एक बार फिर 90 में से ऐसा हुआ था और अब एक बार फिर हो रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ बैठक ही कर रहे हैं, लेकिन देश अब एक्शन चाहता है। केजरीवाल ने कश्मीर में हुई मौतों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इसी के साथ साथ उन्होंने कश्मीर में लोगों का नरसंहार जो हो रहा है उन्हें आवाज उठाने नहीं दी जा रही और बीजेपी सरकार उन्हें घरों के अंदर बंद करवा देती है, जैसे बयान भी दिए। कश्मीरी पंडितों ने अपनी सुरक्षा के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें सुरक्षा भी देने में नाकाम रही। केजरीवाल ने आगे कहा कि कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है। योजना बताइए कि क्या प्लान है। बहुत मीटिंग हो गई, अब जनता जवाब चाहती है। तो वहीं आगरा में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इस ऑडियो में मस्जिद की तरफ देखने वालों की आंख फोड़ने के बयान देने वाले जावेद कुरैशी अब बैकफुट पर आ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि माहौल गर्म था तो आवाम को रोकने के लिए इस तरह की बात कही गई। ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर ये ऑडियो वायरल कर मुद्दा बनाया है और अगर किसी को इस बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग भाजपा में जगह बनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इस दौरान ये भी कहा गया कि मस्जिदों को निशाना बनाकर कोर्ट में परिवार दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस वक्त लोग रो रहे थे वो बाहर जा रहे थे, एक काले झंडे बांध के कलेक्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, हमने उनको समझाया यार तुम ऐसा मत करो, तो कहेगा सदर साहब आप ही हमें रोकेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो हमको उनको ये कहना पड़ा कि भाई ये कोई भी टीम लेके अगर यहाँ आ जाता है खोजने के लिए तो हम जितने आगरा में 6 लाख 7 लाख मुसलमान है, हमारी लाशों पर जाके ऐसे मस्जिद में जाना पड़ेगा। हाँ, आवाम चुपचाप हो गई इस बात को सुन के, आवाम चुपचाप हो गई, भड़काऊ बयान से चुपचाप नहीं हुई। तब हमने उनसे कहा कि आप रोड पे मत जाइए, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा भी कर लेंगे। वो चुप हो गए। भाई कोई तो टाइम चाहिए, कोई तो टाइम चाहिए कि अचानक मतलब मुझे सुबह मालूम पड़ा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो आदमी जब मुकदमा दर्ज होता तो आदमी टेंशन में रहता। मेरा भड़काऊ बयान, मैं आपको बताता हूँ, मीडिया वालों का कुछ दिन पहले मेरा फोन आया, क्या दुनिया होंगे कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन जहाँ मस्जिद के नाम से बन रहा था, अब वो जय श्री राम के नाम से किस नाम से बन रहा है या कृष्ण के नाम से मंदिर के नाम से बन रहा है। तो आपका कहना क्या है यार। मैंने कहा जो भी रेलवे स्टेशन है वो जो चाहे नाम रखे, हमसे क्या मतलब है, जो नाम रखेंगे हम उस नाम से स्टेशन को एडमिट करेंगे। हम सरकार और प्रशासन से एक ही अपील करना चाहेंगे, महेंद्र प्रताप जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी भावनाओं को भड़का रहे हैं, जो भी हैं ऐसे, वो 0% भी नहीं होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में या इंडिया में। उन लोगों को पहले ही हल्के हल्के गिरफ्तार करके रखता खत्म। मुकदमे की मेरी ऑडियो को हमारे ही कुछ लोगों ने, अब बात यह है कि जब वहां पब्लिक उत्तेजित हो रही थी जामा मस्जिद में पूरी, जब ये मैटर आया था हमें मालूम नहीं था, तो पब्लिक जो है बेकाबू हो रही थी। अब पब्लिक बेकाबू हो रही तो उधर रोड पे जाने में, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इस तरीके से बोलना पड़ा। महेंद्र प्रताप जैसे आदमी खड़े हो जाएंगे तो आप मतलब उसके खिलाफ उत्तेजित हो जाएंगे। ऐसे महेंद्र प्रताप आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेंद्र प्रताप की मांग ये थी जो अखबारों में आया है कि उसके कोई जीने के नीचे कोई मंदिर है और मुसलमानों ने उस मूर्तियों को इसलिए लगा कि दिन भर हम चढ़े उतरे कुचल हुए जाए। हाँ, तो मुसलमानों की देश भावना के देश के खिलाफ क्या है, देश भावना आपसी। देखिए मैं आपको बता दूं, एक महेंद्र प्रताप ने कोर्ट के सारे पहले
91 का एक जजमेंट है, 47 का एक जजमेंट है, और बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया था उसमें ये था कि अब कोई भी क्लेम मस्जिद या मंदिर का एडमिट नहीं करा जाएगा। कोर्टें इन क्लेमों को एडमिट कर रही हैं और सर्वे करा रही हैं। तो सर्वे मस्जिदों को ही क्यों हो रहा है? क्या सारी मस्जिदें अवैध बनी हुई हैं? जब कोर्ट के ये जजमेंट है, महेंद्र प्रताप जैसे जितने लोग हैं, इनका बीजेपी से या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका बीजेपी का इनके ऊपर हाथ है। ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए और मुसलमानों को उग्र करने के लिए कि मुसलमान गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएं। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायबरेली से खबर सामने आ रही है। जिले में जज अब्दुल शाहिद ने लूट और हत्या के मामले में 5 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 55,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने राज्य सरकार के 100 दिन के लक्ष्य में अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।